धनंजय कुमार जी, आपके पास, पटना को बहुत नजदीक से जानते हैं और उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि पटना से अगर किसी चीज का, किसी बात का, किसी उद्घोष को हम आगे बढ़ाते हैं तो वो सफल होता है। 74 से लेकर पहले भी 1942 गांधी जी का असहयोग आंदोलन, फिर चंपारण यात्रा, बहुत सारे ऐसे आंदोलनों की बात हम करें, आज़ादी की लड़ाई की बात करें, तो बिहार उसमें एक गवाह रहा है। बिहार ऐसा राज्य है। इसको किस ढंग से देखते हैं और क्या अगर इतिहास के पन्ने को पलट के और उसको तथ्यात्मक रूप से उसको सही माने तो बीजेपी के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या, वो डर है, वो भय है जो साफ दिखाई दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले जो हम सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, उनकी आंखों में जो दिख रहा था? देखिए, बिहार की बात बहुत पुरानी ना करें तो गांधी जी के लिए जो है चंपारण बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा, भारत की आज़ादी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा और देश की आज़ादी की लड़ाई को किसानों से या कहिए कि जमीन के लोगों से, आम आदमी से जोड़ दिया चंपारण यात्रा ने गांधी। फिर जब संविधान बनाने की बात आई तो आप जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे और जो मौलिक अधिकार हैं कहते हैं कि उनके ही हाथों से लिखे गए थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर जेपी और फिर आप नीतीश कुमार। देखिए, ये जो है रविशंकर प्रसाद जो दूल्हा ढूंढ रहे थे कि बाराती तो है नीतीश कुमार के पास, दूल्हा नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव जी ने मजाक मजाक में ही सही, हालांकि लालू प्रसाद जी कहते कुछ हैं, दिखाई कहीं और पड़ता। अगर आप समझदार व्यक्ति नहीं हैं तो आपको उनकी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आम आदमी की भाषा बोलते हैं, उनको बेहतर कम्युनिकेटर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि दूल्हा जो है अब दूल्हा बन जाइए, राहुल गांधी के लिए कहा, अब शादी कर लीजिए। तो वो दूल्हा जो है रविशंकर प्रसाद को दिखा दिया है कि रविशंकर प्रसाद जी या बीजेपी के लोगों को दूल्हा दिखा दिया है। और जो स्मृति ईरानी की जो परेशानी आप देख रहे हैं वो दूल्हे को देख के परेशान हो गई है। और मुझे तो लग रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, ऐसा लगा, मुझे लगा कि भारत के नाम संदेश दे रही, जिस तरह से एकदम एक धीर गंभीर मुद्रा में जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मोदी जी कहने कुछ आए हैं। क्या स्मृति ईरानी इतनी महत्वपूर्ण बात करी? क्या बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नेता है वो? जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता से हटेंगे तब स्मृति ईरानी जी कहाँ होंगी, क्या उनको पता है? तो ये सब तो बातें हैं और मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी बहुत परेशान है। परेशान उनको होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इधर का दूल्हा गायब हो जाएगा तो वो क्या करेंगे। तो वो नया दूल्हा देख करके घबरा गई। अब फिर बात आती है कि नरेंद्र मोदी की जो सारी बातें हुई और वहां पे हेमंत बिश्व शर्मा ने जो कहा वहां तक चले गए, हमारी जो अभी चल रही है चर्चा। तो बिहार में जो आज विपक्षी दलों का गठबंधन दिखाई पड़ा, इस पे कई लोग कई तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, खड़गे साहब, कांग्रेस और जो भी लोग जमा हुए, सब लोगों ने, खाली उसमें माइनस कर दीजिए केजरीवाल साहब को, सब लोगों ने ये जता दिया कि संविधान की रक्षा। अभी मैं देख रहा था राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है जहां उन्होंने फोटोग्राफ्स वहां के लगाए हैं और कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम जमा हुए। तो जो जिस लोकतंत्र की बात वहां मोदी जी करके आए हैं, तो मोदी जी के पुरखे से मतलब है जो आरएसएस है, बीजेपी का जो पुरखा है आरएसएस, क्या वो लोकतंत्रवादी है? क्या वो लोकतंत्रवादी था? क्या वो संविधान के जिस संविधान की चर्चा कर रहे थे मोदी जी और कहा कि जो है हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को संविधान में ढाला, क्या उस संविधान के को मानने वाले आरएसएस के लोग हैं? जब संविधान लिखा जा रहा था तब क्या आरएसएस के लोग इस संविधान को स्वीकार कर रहे थे? देश ने जो तिरंगा अपनाया था, क्या उस झंडे को स्वीकार किया था? देश ने जो है कहा था कि ये भले पाकिस्तान अलग देश बन गया मुस्लिम के नाम पे, इस्लाम के नाम पर, लेकिन हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा। ये सभी धर्मों का देश है, सभी संस्कृतियों का देश है, सभी भाषा भाषियों का देश है। तो क्या आरएसएस उसको स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। इसीलिए मोदी जी वहाँ जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनकी आत्मा, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था।
वो चाहे सवाल के जवाब हो या जब बाइडेन साहब से बोल रहे थे। और मैं देख रहा था कि एक पोस्टर बड़ा चर्चित हुआ वहाँ, वो एक ट्रक पे चल रहा था, क्राइम प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बताइए, क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये अमेरिका में कहा जा सकता है? तो इससे देश की छवि बनी या बिगड़ी, ये मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, हालांकि वो जवाब देंगे नहीं। लेकिन क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर किसी ने लिखा और बाकायदा सड़क पे चला, तो उससे भारत की छवि या बिगड़ी? छोड़ दीजिए, वो तो चलिए कहेंगे कि वो विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने खुद जो डेमोक्रेसी पे जो लंबा सा भाषण दिया, क्या वो डेमोक्रेसी को मानते हैं? क्या उन्होंने कहीं डेमोक्रेसी को मानने वाली स्थिति क्रिएट की? कहाँ? वो खालिद की बात हो, राहुल गांधी को हटाने की बात हो, विपक्ष का मजाक उड़ाने की बात हो, नेहरू गांधी का मजाक उड़ाने की बात हो, गांधी को गद्दार कहने की बात हो, उन पर गोली चलवाने की बात हो, ढेर सारे मसले, अनगिनत मसले। और जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की बात की गई कि विपक्ष जो है ही नहीं, और कहा कि जो है जनता ने चूंकि उनको सत्ता में बिठाया है इसलिए वही केवल देश हित समझते हैं, बाकी सब जो है स्वार्थ के लिए है और सब जो है राष्ट्र विरोधी है, ऐसा जो उन्होंने परसेप्शन गढ़ा। और उनके साथ साथ मीडिया ने जिस तरह का परसेप्शन गढ़ा जी, क्या लोकतंत्र में ऐसा ही मीडिया होता है? ये मोदी जी से सवाल किया जाना चाहिए था कि जो भारत का मुख्य मीडिया है, क्या वही लोकतंत्र है? अरे भारत में अगर मीडिया का कोई लोकतांत्रिक स्वरूप बचा हुआ है तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका से सोशल मीडिया चला उसकी वजह से बचा हुआ। अगर ये सोशल मीडिया अमेरिका से चल के भारत नहीं आता तो कहाँ होता? फिर तो हम वही, इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसा मीडिया नहीं था। जब वो बात करते हैं इमरजेंसी की बात करते हैं, आमतौर पे लोग नेता बोलते हैं कि आपातकाल में बड़ी बुरी स्थिति थी, लोकतंत्र जो है एकदम किनारे रख दिया गया। आज तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात किए गए हैं, वो चाहे मीडिया के साथ या जिस तरह से विपक्ष के साथ, या जिस तरह से धर्म के नाम पर, जिस तरह से जाति के नाम पर, जिस तरह से अपने लोगों को आगे करने के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर भी नहीं कहा जा सकता। जो उन्होंने किया किसानों के साथ, जो उन्होंने किया महिला पहलवानों के साथ, वो सब तो हिंदू थे। किसको बख्शा इन्होंने? न अपने पूर्वजों को बख्शा, यानी जो भारत के पूर्वज हैं, जो भारत के संविधान की जिन्होंने रचना की, किसी की रक्षा नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा की, उसका नाम है अडानी। और अडानी आज देखिए, जब जांच की बात आई तो अडानी के शेयर फिर धड़ाम हो गए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अमेरिका अपना लोकतंत्र क्या करता है वो तो अलग बात है। हमारे देश के जो नेता है आज की तारीख में, उनको लोकतंत्र की चिंता हुई है, उनको संविधान की चिंता हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी ने भी और विपक्ष ने भी, जो नीतीश कुमार हो या और भी नेता हो, चाहे वो, तो उन सब लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की है, स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बात की है। और मुझे लगता है सामाजिक न्याय और स्त्री को आगे बढ़ाने की बात जब ये होगी, अगर 2024 के बाद सरकार बदलती है और अगर उस सरकार का स्वर होता है सामाजिक न्याय और स्त्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है वास्तविक लोकतंत्र वहाँ जाएगा और संविधान जो कागज पे है वो हमारे जीवन में उतर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संविधान की बात, उधर पटना में जो कुछ हो रहा है और उसमें दुल्हा मिल गया है, यानी कि विपक्षी एकता को एक नेता मिल गया है। लालू प्रसाद यादव सबसे आखिर में बोलने आए थे और लालू प्रसाद यादव ने पूरा अपने भाषण को दो जगह केंद्रित रखा, एक देश के लोकतंत्र और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया, और दूसरा राहुल गांधी पर बात करते हुए जो साथी बाद में जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का ये जो बयान है, ये